दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज महारानी सीजन 4 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आपने की थी। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस चैनल पर हमेशा न्यू मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पर हम उसमें मूवी का नाम नहीं डाल सकते वरना यूट्यूब बाबा स्ट्राइक दे देते हैं। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई मूवी आप तक पहुंच पाए। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम पीएम जोशी को देखते हैं जो आज एक स्कूल में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे। तभी उनके पास होम मिनिस्टर मुराद आते हैं और बताते हैं कि ब्लंडर हो गया है। बंगाल के सीएम माणिक सेन ने हमारी पार्टी से सपोर्ट वापस ले लिया है, जिससे हमारी सरकार खतरे में है। ये सुनकर जोशी के होश उड़ जाते हैं। फिर जोशी अपने ऑफिस आते हैं और अपने पीए सोम से पूछते हैं कि इस माणिक के खिलाफ हमारे पास कौन सा हथियार है, जिस पर सोम कहता है कि माणिक के ऊपर एक भी दाग नहीं लगा, ऐसे में हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन तभी एक आदमी आकर बताता है कि माणिक के ससुर ने एक जमीन बेची है, लेकिन उसका आधे से ज्यादा पैसा ब्लैक में लिया गया है। ये सुनकर जोशी खुश हो जाता है और सोम से कहता है कि इस पूरे मामले पर इंक्वायरी बैठा दो और उस माणिक के ससुर को अंदर डालो जेल में। लेकिन सोम कहता है कि माणिक के ससुर तो 88 साल के हैं, जिस पर जोशी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे जो पंगा लेगा मैं उसके परिवार को तबाह कर दूंगा। असल में जोशी अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर वो मुराद से पूछता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या जो हमारी सरकार बचा सके। इस पर मुराद कहता है कि हाँ एक है, पर आपने उसके राज्य में ज्यादा कुछ किया नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तब जोशी कहता है कि नाम तो बताओ, और मुराद रानी भारती का नाम लेता है, जिस पर जोशी कहता है कि ठीक है, अब कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ेगा, इसलिए तुम रानी भारती से बात करो, हमसे हाथ मिला ले वो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुराद ने मिश्रा जी और कावेरी को अपने पास बुलाया है और मुराद उनसे कहता है कि जोशी साहब चाहते हैं कि बिहार को सब मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिला, ताकि बिहार का विकास हो सके। इस पर मिश्रा जी कहते हैं कि अब जोशी की सरकार गिरने वाली है तो उन्हें बिहार की याद आई है। इससे पहले हम कितनी बार मदद मांगने आए थे, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी और हर बार यही कहा जाता था कि पीएम बिजी हैं। इस पर मुराद कहता है कि देखिए, रानी भारती से कहिए कि हमें सपोर्ट करे और हम बिहार को बदल देंगे। तब मिश्रा जी कहते हैं कि अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रानी भारती मुंबई गई हैं, उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, हम उनसे बात करके बताएंगे। इसके बाद हम रानी भारती को मुंबई में देखते हैं। यहाँ रानी भारती की बेटी रोशनी एक बड़े बिजनेसमैन से बात कर रही थी और अब रानी के बच्चे बड़े हो चुके हैं जो रानी के साथ ही पॉलिटिक्स में शामिल हैं। इनकी बातों से हमें समझ आता है कि रानी ने इस बिजनेसमैन को जमीन अलॉट कराई थी और बाकी सारे खर्चों पर सब्सिडी भी दी थी ताकि वो बिहार में इंडस्ट्री खोल सकें। पर उस बिजनेसमैन ने सारी सब्सिडी का फायदा तो उठा लिया, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री का काम शुरू तक नहीं किया, जिसको पूरे 2 साल हो चुके हैं। तभी वहाँ रानी आती है और कहती है कि लगता है इनसे काम नहीं होने वाला, जिस पर वो आदमी रानी की बात को सीरियसली नहीं लेता और रानी अब उस बिजनेसमैन की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देती है, जिस पर बिजनेसमैन रानी को धमकी देता है, पर रानी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आज रानी को उनके काम के लिए सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्होंने एक खोइंचा बैंक शुरू किया था, जिससे बिहार की गरीब महिलाओं को बहुत मदद मिली। यहाँ रानी भारती की सब तारीफ करते हैं। फिर होस्ट पूछता है कि आपको तो अब पीएम जोशी की सरकार से हाथ मिलाने का ऑफर आया है, ऐसे में आप क्या करेंगी। जिस पर रानी बताते हैं कि हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते थे, लेकिन सेंटर ने हमारी बात सुनी ही नहीं और अब जब उन्हें हमारी जरूरत आई है तो वो आ गए हाथ फैलाकर, इसलिए अब हम भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सब कुछ टीवी पर जोशी भी देख रहा था और उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं कावेरी भी परेशान थी कि रानी ने ये सबके सामने क्या कह दिया। खैर फिर जोशी दोबारा मुराद और सोम को बुलाता है और पूछता है कि ये रानी भारती के अलावा हमारा अगला ऑप्शन कौन हो सकता है। इस पर सोम कहता है कि रानी भारती का सबसे बड़ा दुश्मन है नवीन कुमार। ये सुनकर जोशी कहता है कि जाओ फिर नवीन से दोस्ती करके आओ। अब हम देखते हैं कि सोम नवीन से मिलने जेल में आया है तो नवीन भी जोशी पर भड़का हुआ था क्योंकि जोशी कई बार नवीन को खूनी बता चुका है। फिर नवीन कहता है कि मैं 8 साल से जेल में सड़ रहा हूँ और पीएम को मैंने माफी की 40 चिट्ठियां भी लिखी थी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिस पर सोम कहता है कि आप पुरानी बातें भूल जाइए
आइए और ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं। तब नवीन कहता है कि मैं रानी भारती की सरकार को गिरते देखना चाहता हूँ और वो किसी महेश्वरी कमीशन का नाम लेता है। ये सुनकर सोम भी चल देता है क्योंकि उसे नवीन कुमार की बात तो माननी ही पड़ेगी और नवीन के पास भी अच्छे खासे एमपी का सपोर्ट है। इसके बाद हम रानी के दूसरे बेटे जय को देखते हैं जो यहाँ लोगों का हीरो बना बैठा था। हालांकि जय को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो थोड़ा सन की किस्म का आदमी है और सिर्फ अपने मन की करता है, इसलिए वो एक ताड़ी बनाने वाले आदमी को कहता भी है कि तुम्हारा बिजनेस मैं रजिस्टर करवा दूंगा, तुम बस आराम से ताड़ी बनाकर बेचते रहो। इसके बाद जय पर उसके छोटे भाई सूर्या का फोन आता है और रानी का तीसरा बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए यहाँ दोनों भाई खूब बातें करते हैं। फिर जय से मिलने मिश्रा जी आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम रानी की सरकार में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहे हो। अभी हाल ही में तुम्हारे पापा के नाम से जो रोड बन रहा था उसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने बिना किसी से पूछे अपने दोस्त की कंपनी को दे दिया। ऐसा मत करो, इससे हमारे निकाले हुए टेंडर का कोई फायदा नहीं होगा। पर जय कहता है कि वो मैं नहीं जानता, मेरे पापा के नाम से सड़क बन रही है, इसलिए उसका जो भी काम है वो मैं ही देखूंगा और माँ से भी मैं बात कर लूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। जिस पर मिश्रा जी चुप हो जाते हैं। इधर हम रानी को कावेरी के साथ देखते हैं जहाँ कावेरी कहती है कि मैडम आपने बिना पूछे सबके सामने कह दिया कि हम जोशी को सपोर्ट नहीं करेंगे, पर उन्होंने बिहार को स्पेशल राज्य बनाने का ऑफर दिया था। इस पर रानी कहती है कि जोशी सिर्फ गेम खेलता है, वो 4 साल से पीएम है लेकिन कहीं भी विकास नहीं किया उसने और बिहार को तो वो कब से नजरअंदाज करता आ रहा है। हालांकि अब जब उसे जरूरत पड़ी है तो वो साथ मांग रहा है, लेकिन जैसे जरूरत कम होगी वो बिहार को फिर से एक कोने में फेंक देगा, इसलिए हम उसका साथ नहीं देंगे। तभी वहाँ जय आता है और कहता है कि मेरी माँ जो भी करती है वो सही करती है। एक तरह से जय अपनी माँ का सबसे बड़ा फैन था। इधर जोशी ने नवीन के कहने पर महेश्वरी कमीशन की फाइल ओपन करवा दी थी और ये लोग अब रानी की सरकार गिराने का प्लान कर रहे थे। फिर अगले दिन रानी जब मिश्रा जी के साथ होती है तो मिश्रा जी उससे जय के बारे में बताते हैं तो रानी कहते हैं कि उसके पापा के नाम पर रोड बन रहा था जिससे जय को बनवाना है तो बनवाने दीजिए, लेकिन जय और कहीं टांग नहीं अड़ाएगा। तभी वहाँ रोशनी आकर टीवी ऑन करती है और न्यूज पर बता रहे थे कि रानी भारती पर महेश्वरी कमीशन की फाइल ओपन हो चुकी है, इसलिए रानी भारती पर इल्जाम है कि उन्होंने गवर्नर गोवर्धन दास के साथ कई और नेताओं का खून करवाया है। जो सुनकर सब हैरान थे। रानी भी समझ जाती है कि ये सब जोशी का काम है ताकि हमारी सरकार गिर जाए और अब रानी पर केस चलेगा तो उनकी सरकार पर दिक्कत आएगी ही। इसके बाद रात के समय हम गौरी को देखते हैं जिसे जेल से निकलवा कर जय के पास लाया जाता है और गौरी बताता है कि आपकी यह सरकार गिराने का आइडिया नवीन ने ही जोशी को दिया है, तभी जाकर नवीन जोशी को सपोर्ट करेगा। असल में गौरी अपनी जान बचाने के लिए जय का जासूस बना हुआ था, पर जय ये नहीं जानता कि गौरी कब कौन सा गेम खेल जाए किसी को नहीं पता। खैर इसके बाद हम कावेरी को मुराद के पास देखते हैं जो उससे कह रही थी कि रानी के ऊपर कोई भी इंक्वायरी बैठा लो, लेकिन रानी इससे डरने नहीं वाली, बल्कि अगर वो अपनी पर आ गई ना तो किसी की भी सरकार गिरा सकती है। तब मुराद कहता है कि आपकी रानी तो आज जोशी से मिलने खुद गई है। ये सुनकर कावेरी चौंक जाती है कि रानी ने ऐसा क्यों किया और उसने मुझे बताया भी नहीं। इधर हम रानी को जोशी के पास देखते हैं जो जोशी से कहती है कि मेरे ऊपर इंक्वायरी करने से कुछ नहीं होगा। तब जोशी कहता है कि मुझसे हाथ मिला लो, बिहार का विकास हो जाएगा। तब रानी कहते कि मुझे आपके दांव पेच पहले से पता है और आप कब पलट जाओ कुछ कह नहीं सकते। फिर रानी कहते कि आपकी नवीन कुमार से डील के बारे में मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मेरी सरकार गिरने नहीं वाली। इस पर जोशी रानी की बेइज्जती कर देता है क्योंकि उसे अपने पीएम होने पर घमंड था। तब रानी यहाँ से जाते हुए रोशनी से कहती है कि मुझे अब दिल्ली आना है और पीएम के घर में अगले साल मैं रहूंगी। ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है क्योंकि उसकी माँ पीएम बनने का सपना देख रही हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में रानी ने अपने सारे मंत्रियों को मीटिंग में बुलाया था और वो कहते कि जोशी हमारे ऊपर फाइल खुलवाकर हमें दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारी सरकार गिर जाए, लेकिन अब मैं खुद अपने सीएम पद से इस्तीफा देती हूँ और अब मैं जोशी को उसी की भाषा में जवाब दूंगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और सब मना करते हैं कि आप ऐसे सीएम पद से इस्तीफा ना दें, लेकिन रानी ने तो मन बना लिया था, इसलिए वो कहती है कि अब आप लोग खुद सोच लीजिए कि किसको सीएम बनाएंगे। इधर हम नचिकेत नाम के लड़के को देखते हैं जो जोशी के पास
पास आता है और जोशी की बात वो अपनी माँ से कराता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये लेडी जोशी की लवर है, पर वो जोशी के पास पीएम ऑफिस में रहने नहीं आती ताकि जोशी पर कोई गलत इल्जाम न लगे। खैर यहाँ जोशी नचिकेत से उसकी कंपनी स्काईरॉन के बारे में पूछता है तो नचिकेत बताता है कि चेन्नई की सरकार हमारी कंपनी का सपोर्ट नहीं कर रही, जिस पर जोशी कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में देखता हूँ। इधर जय से मिलने ऋषि नाम का उसका दोस्त आता है जिसकी कंपनी को जय अक्सर कॉन्ट्रैक्ट दिलाया करता था और वह जय को एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट करता है, ये कहकर कि अब तो आप सीएम बनने वाले हो। पर जय मना कर देता है कि नहीं, जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं सीएम नहीं बनूंगा। पर ऋषि उसे समझाता है कि आप एक अच्छे सीएम बनोगे, इसलिए देखना सारे विधायक आपका ही नाम लेंगे सीएम बनने के लिए। तो जय भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कावेरी और मिश्रा जी लाइन से विधायकों को बुलाने लगते हैं कि बताइए आपके हिसाब से कौन सीएम बनना चाहिए। तो ज्यादातर विधायक जय का नाम ले रहे थे, जो सुनकर मिश्रा जी और कावेरी हैरान थे। फिर एक और विधायक आते हैं और वो कहते हैं कि जय का दोस्त सारे विधायकों को पैसे बांट रहा है, साथ ही वो उन्हें विभाग देने का लालच भी दे रहा है, इसलिए वो लोग जय को सीएम बनाने पर तुले हैं। फिर वो विधायक कहता है कि मेरे हिसाब से मिश्रा जी को सीएम बनना चाहिए क्योंकि उन्हें सरकार चलानी आती है, जो सुनकर मिश्रा जी मना कर देते हैं कि सरकार चलानी मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कावेरी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मिश्रा जी सीएम बने। तब मिश्रा जी भी इस बारे में सोचने लगते हैं। इधर कोलकाता में माणिक सेन का बेटा उससे कह रहा था कि रानी भारती ने तो अपना पद छोड़ दिया, इससे वो बुरे दलदल में फंस गयी। लेकिन माणिक कहता है कि रानी भारती कोई छोटी खिलाड़ी नहीं है, उसने जरूर कुछ सोचकर ये सब किया है और जो भी लीडर होता है ना, वो कभी पीएम नहीं बनता। लीडर हमेशा पीछे से लीड करता है, इसलिए हमें रानी की चाल पर नजर रखना होगा क्योंकि जोशी को कंट्रोल में करने के लिए रानी ही काम आएंगी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये लोग भी अलग राजनीति चला रहे हैं। इसके बाद हम चेन्नई के सीएम सुंदर राजा को देखते हैं जिसके बेटे पर नचिकेत का फोन आता है कि मेरी कंपनी के काम का क्या हुआ। पर सुंदर राजा का बेटा कहता है कि हमारे यहाँ के लोगों को कंपनी में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए ये सब हमें रोकना पड़ा, जो सुनकर नचिकेत को बहुत गुस्सा आता है। फिर नचिकेत जोशी को ये बात बताता है कि तमिलनाडु सरकार स्काईरॉन कंपनी को क्लियरेंस नहीं दे रही, जिस पर जोशी कहता है कि उनका प्रॉफिट बढ़ा दो, वो मान जाएंगे। फिर जोशी अपनी उसे गर्लफ्रेंड गायत्री से मिलने आता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों प्यार तो करते हैं, पर जोशी दुनिया के सामने ये सब बताने नहीं वाला ताकि उसका नाम खराब ना हो। खैर यहाँ गायत्री जोशी से कहती है कि तुम्हें चेन्नई जाना चाहिए ताकि तुम सुंदर राजा को मना सको, क्योंकि हो सकता है कि वो भी तुमसे सपोर्ट वापस लेने की फिराक में हो। ये बात जोशी को भी सही लगती है। इधर रानी से मिश्रा जी आकर बता देते हैं कि ऋषि जय को सीएम बनाने के लिए विधायक खरीद रहा है, जो सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जय अपनी काबिलियत पर सीएम बनने वाला है। फिर रानी रोशनी के साथ यही सब डिस्कस कर रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। रोशनी कहते कि आपको जो इंसान सही लगे उसे ही चुनना, यहाँ परिवारवाद की बात नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ जोशी आज चेन्नई सुंदर राजा के घर खाने पर आता है और किसी तरह सुंदर राजा को कन्विंस कर लेता है कि वो अपना सपोर्ट जोशी की पार्टी से ना खींचे। इधर बिहार में जोशी ने सीबीआई ऑफिसर को भेज दिया था रानी से सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन रानी के सपोर्टर उन ऑफिसर को अंदर आने ही नहीं देते और ये सब न्यूज पर दिखाया जा रहा था। वहीं हम देखते हैं कि इस समय ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, जहां जज सारी फाइल्स को देखकर ये फैसला सुनाते हैं कि सिर्फ आरोप के दम पर हम किसी को जेल में नहीं डाल सकते। जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कि रानी भारती ने खून किया है, तब तक वो जेल से बाहर ही रहेंगी। ये सुनकर सीबीआई वाले वापस लौट जाते हैं। अब इसके बाद रात को कावेरी रानी के पास आती है और कहती है कि ज्यादातर लोगों ने मिश्रा जी के लिए वोट किया है कि वो उन्हें सीएम बनाना चाहते हैं, पर जय को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और जय के सपोर्टर मिश्रा जी को सीएम नहीं मानेंगे, इसलिए मैडम आप ही सोच लो कि क्या करना है। ये सुनकर रानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। जिसके बाद अगले दिन रानी मीटिंग के सारे मंत्रियों को बुलाती है और लंबा चौड़ा भाषण देती है कि उन्हें कैसे बिहार का विकास करना है। फिर वो कहते हैं कि मेरी जगह सीएम मेरी बेटी रोशनी बनेगी। ये सुनकर जय और मिश्रा जी दोनों के होश उड़ जाते हैं और कावेरी को भी इस बारे में पता नहीं था कि रानी ऐसा गेम खेल देगी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में कावेरी रानी के साथ बैठी होती है और कहती है कि आप चाहती तो मिश्रा जी को सीएम बना सकती थी, इससे ये एग्जाम्पल सेट हो जाता कि
परिवारवाद ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपने भी वही किया जो भीमा भारती ने किया था, आपको सीएम बनाकर। लेकिन रानी कहते कि जब तक मैं किसी को मौका नहीं दूंगी तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन कितना काबिल है, और मैंने रोशनी के रूप में बिहार को नई रानी भारती दी है। ये दूर से रोशनी भी सुन रही थी और वो सोचती है कि वो अब क्या करे। इसके बाद अगले दिन रोशनी जय को अपने साथ शपथ समारोह में ले जाने आती है और उससे कहते कि दुखी मत हो, मुझे नहीं पता था कि माँ क्या करेंगी। तो जय भी कहता है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माँ ने अच्छा नहीं किया। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जय अपनी माँ से थोड़ा निराश है कि उन्होंने उसे सीएम नहीं बनाया। खैर अब ये लोग शपथ समारोह में आते हैं जहाँ रानी भारती ने कई राज्यों के सीएम को बुलाया था ताकि वो उनसे दोस्ती कर सके, और ये सब न्यूज पर जोशी देख रहा था। वहीं यहाँ जय आज रोशनी की दोस्त अदिति से मिलता है और इनकी दोस्ती हो जाती है, और फिर रोशनी भी अपनी शपथ ले लेती है, जो देखकर रानी बहुत खुश थी। इधर जोशी अपने आदमी से कहता है कि अब रानी भारती के खिलाफ एक ट्रेंड चला लो कि रानी भारती ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे रानी भारती की हर तरफ बदनामी होगी। जिसके बाद ऐसा ही होता है और हर कोई रानी और रोशनी को ट्रोल कर रहा था, जिससे रोशनी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद यहाँ से रोशनी सीधा मिश्रा जी के पास आती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना रही हूँ। इस पर मिश्रा जी पूछते हैं कि क्या ये बात रानी जी को पता है, लेकिन रोशनी कहते कि सीएम मैं हूँ तो सरकार भी अब मेरे हिसाब से चलेगी, जिस पर मिश्रा जी मान जाते हैं। इधर रानी अपने बेटे सूर्या से मिलने लंदन आती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। फिर रानी पूछती है कि इंडिया कब आओगे, तो सूर्या कहता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, पढ़ाई पूरी होते ही मैं यहीं जॉब करूंगा, मेरा इंडिया आने का मन नहीं करता। जो सुनकर रानी उदास हो जाती है। इधर गौरी को रानी ने जेल से फिर बाहर निकलवा दिया था। फिर हम जोशी को देखते हैं जो होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी पार्टी का प्रचार बिहार से शुरू करता है। यहाँ रोशनी जब बिहार के स्कूल और बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि सेंटर से इनका फंड रोक दिया गया है। इस तरह से सेंटर ने बिहार का काफी फंड रोक रखा है, क्योंकि रानी कई बार जोशी को माइक पर ऊटपटांग कह चुकी थी। फिर मिश्रा जी रोशनी से कहते हैं कि जोशी और रानी की लड़ाई बढ़ चुकी है और इससे तुम्हारी सरकार खतरे में आ सकती है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। यहाँ मुराद आकर जोशी को एक स्पीच दिखाता है कि सीएम रोशनी ने गवर्नर को ये स्पीच दी है पढ़ने के लिए। इस पर जोशी कहता है कि मेरे बारे में इतना सब कुछ बोलने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। यानी जोशी हर जगह की सरकार को अपने इशारे पर नचाता है और वो बहुत ही गंदी राजनीति खेलता है। इसके बाद जोशी एक जगह बिहार के लिए स्पीच देने आता है और वो हर समय बस रानी भारती के बारे में ही बोले जा रहा था कि वो एक खूनी है और कुछ नहीं। इससे कई लोग रानी के खिलाफ हो जाते हैं। अब इसके बाद आज रोशनी पहली बार विधानसभा आती है और वो काफी ज्यादा नर्वस थी। फिर यहाँ गवर्नर आते हैं और रोशनी की दी हुई स्पीच को देखकर कहते हैं कि रोशनी ने इतना कुछ गलत लिखा है, इसलिए हम ये स्पीच नहीं देंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं और इससे सीएम रोशनी पर सवाल उठ रहे थे। वहीं ये सब टीवी पर सब लोग देख रहे थे। तब रोशनी हिम्मत करके कहती है कि एक बार मैं स्पीच पढ़कर बताऊं क्या कि मैंने क्या लिखा था, और वो बताने लगती है कि मैंने स्पीच में पीएम जोशी के बारे में सच लिखा है कि कैसे वो फंड रोककर बिहार के विकास को रोक रहे हैं ताकि हमारी सरकार गिर जाए। साथ ही रोशनी कहती है कि जोशी ने अभी अभी एक जगह भाषण भी दिया था जहां उन्होंने रानी भारती को खूनी तक कह दिया, लेकिन एक बार भी उन्होंने बिहार के विकास का नाम नहीं लिया। जो सुनकर सब सहमत हो जाते हैं कि रोशनी सही कह रही है। यहाँ रोशनी ने अपनी स्पीच में बता दिया था कि वो बिहार के विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो देखकर रानी खुश हो जाती है। वहीं जोशी के होश उड़ गए थे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम गौरी को देखते हैं जो सोम पर नजर रख रहा था। तभी उसे सोम के लोग उठा लेते हैं। फिर यहाँ सोम पूछता है कि मेरे पीछे यहाँ तक क्यों आए हो, तो गौरी कहता है कि रानी ने कहा था कि आप पर नजर रखूं। तब सोम भी गौरी को कुछ कहता है और इनके बीच किसी बात को लेकर डील हो जाती है। इधर मुराद जोशी के पास एक कोल माइन की फाइल लेकर आता है और कहता है कि यह ऋषि अग्रवाल की फाइल है, इसमें रानी का बेटा जय भी पार्टनर है और ये लोग अप्रूवल मांग रहे हैं। इस पर जोशी कहता है कि इसे किसी तरह कावेरी की तरफ मोड़ दो, कि जब तक कावेरी अप्रूवल नहीं देगी कुछ नहीं हो सकता। असल में जोशी जय को अपनी ही पार्टी के लोगों से लड़वाना चाह रहा था। इधर रानी आज सुंदर राजा से मिलने आती है और कहती है कि आप मुझसे हाथ मिला लीजिए, उस जोशी ने सबका जीना दुश्वार कर रखा है। इस पर सुंदर राजा कहता है
कि चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा तभी तो मेरा फायदा है। तब रानी कहते कि आप पीएम बन जाइए। ये सुनकर सुंदर राजा खुश हो जाता है। वहीं जब ये खबर जोशी को पता चलती है कि रानी सुंदर राजा से मिलने गई है तो वो टेंशन में आ जाता है। तब यहाँ गायत्री कहते हैं कि तुम भी डर्टी पॉलिटिक्स खेलो ना, अब यही करना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुराद कावेरी से मिलने आया है और वो उससे कहता है कि एक समिट होने वाला है न्यूयॉर्क में और पीएम चाहते हैं कि आप जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करें। इस पर कावेरी चौंक जाती है। फिर मुराद कहता है कि पीएम जोशी अपनी लड़ाई के बीच में आपके टैलेंट को बर्बाद होने देना नहीं चाहते, इसलिए आप न्यूयॉर्क जाइए। तब कावेरी भी मान जाती है। इसके बाद हम जय को ऋषि के साथ देखते हैं जो बताता है कि कावेरी ने हमारा काम नहीं कराया। एक तरह से ऋषि यहाँ जय को कावेरी के खिलाफ भड़का देता है। फिर हम देखते हैं कि कावेरी न्यूयॉर्क जाने के लिए मान गई थी तो जोशी मीडिया के सामने आकर कहता है कि हम कावेरी को इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। तब यहाँ रानी भी न्यूज देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब यहाँ जय आता है और कहता है कि पीएम कावेरी को न्यूयॉर्क भेज तो रहे हैं, लेकिन ये कुछ अजीब नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि कावेरी पीएम जोशी से मिल गई है। पर रानी कहते कि ये कोई पहली बार थोड़े है, इससे पहले भी तो अटल जी को हमारा देश रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था। पर हम समझ पाते हैं कि कहीं न कहीं जय ने रानी के मन में ये सवाल डाल दिया है कि कावेरी जोशी से मिल गई। फिर इसके बाद कावेरी से रानी मिलती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बदल गई हो, ऐसा करो न्यूयॉर्क मत जाओ। जो सुनकर कावेरी हैरान हो जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रही हैं। तब कावेरी भी कहते कि आप भी तो मुझसे कितनी बातें छुपाने लगी हैं। एक तरह से इन दोनों के बीच में मतभेद आ गए थे। फिर जब जय ऋषि से मिलता है तो ऋषि बताता है कि मेरी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए गए हैं। ये सुनकर तो जय सीधा रोशनी के पास आता है और भड़कने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब रोशनी कहते कि मुझे लगता है कि जोशी और उसकी सरकार तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी इसी कंपनी के जरिए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। पर जय तो रोशनी की बात नहीं सुनता और वो जोशी का गेम नहीं समझ रहा था। इधर कावेरी मिश्रा जी से कह रही होती है कि रानी भारती बदल गई हैं। तब मिश्रा जी भी कहते हैं कि रानी अपने परिवार को ही आगे रखती है, अगर तुम उसके परिवार की होती तो वो तुम्हें कभी न्यूयॉर्क जाने से मना नहीं करती। इधर गौरी भी रानी के पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कावेरी जोशी से मिल गई है, इसलिए जोशी उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। ये सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं। असल में जोशी ने सब तरफ से खेल खेलना शुरू कर दिया था रानी को अंदर से तोड़ने के लिए। और कावेरी के बारे में जानकर रानी को बहुत दुख होता है और वो सोचने लगती है कि वो क्या करे। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में तमिलनाडु के सीएम सुंदर राजा अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पर सुंदर राजा की पहली बीवी कहती है कि हमें रानी भारती का साथ देना चाहिए, वो आपको पीएम बना देगी। लेकिन दूसरी बीवी कहती है कि हमें फ्रंट फुट पर नहीं खेलना चाहिए और जिसकी बहुमत होगी हम उसी की तरफ जाएंगे। तब सुंदर राजा का बेटा नेल्सन कहता है कि पीएम बनने के लिए हमें नॉर्थ के इलाकों में भी पकड़ बनानी होगी। इसी बारे में ये लोग प्लान बना रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कावेरी न्यूयॉर्क में समिट कराई है और उसके भाषण की हर कोई तारीफ कर रहा है। रानी भारती भी ये देखकर खुश है कि कावेरी ने इतना अच्छा भाषण दिया, पर रानी के मन में अभी भी कहीं न कहीं कावेरी की वफादारी पर शक है। फिर वहाँ पर रोशनी आती है और कहती है कि मैंने ऋषि की कंपनी के टेंडर को खारिज कर दिया है ताकि जोशी की सरकार हम पर उंगली ना उठा पाए। तब रानी कहती है कि बेटा जो तुम्हारा दिल करे वही करो, आपसी लड़ाई में जोशी का फायदा नहीं होना चाहिए और हमें तो अभी और लंबी लड़ाई लड़नी है। इधर हम जय को देखते हैं जो आज यूपी में परिक्रमा करने आया था, लेकिन पुलिस वाला उसकी कार रोक देता है कि अंदर बहुत भीड़ है, आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर जय पुलिस वाले से भिड़ जाता है कि मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई। तभी यहाँ अदिति आती है जो यूपी के सीएम की बेटी है और वो जय को अपने साथ ले जा लेती है। फिर वो जय से कहती है कि मुझे रोशनी का फोन आया था कि तुम यूपी आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने आ गई। यहाँ इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि अदिति जय को पसंद करती है और जय भी अदिति से फ्लर्ट कर रहा था। फिर अदिति कहती है कि आपको रानी आंटी ने बुलाया है, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। जिसके बाद जय आकर रानी से मिलता है और रानी पूछती है कि क्या बात है, तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो। इस पर जय कहता है कि आपको बताऊंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ रानी को लगता है कि जय को सीएम नहीं बनाया इसलिए वो गुस्सा है, पर जय कहता है कि मुझे सीएम बनने का लालच नहीं था, लेकिन मैं कभी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ना मैं पढ़ाई करके सूर्या की तरह बाहर गया और ना यहाँ मुझे सरकार चलाने का मौका मिला, तो आखिर मैं अपनी काबिलियत कैसे प्रूव करूंगा। इस पर रानी को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा कितना परेशान है। जिसके बाद रानी कहती है कि हमें सेंटर की सरकार से लड़ना है और मैं अलायंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ बिहार रोशनी संभाल ले और तुम दिल्ली संभालो और अब से तुम
यही करोगे। इस पर जय भी मान जाता है। इधर जोशी से मिलने कई राज्यों के लीडर आए थे, पर वहाँ सुंदर राजा नहीं आता। तो जोशी टेंशन में आ जाता है कि सुंदर राजा कहीं सच में रानी के साइड तो नहीं हो गया। जिसके बाद हम सुंदर राजा को देखते हैं, जो कई साल बाद एक्टिंग में वापस आया था, और वो अपने इंटरव्यू में कहता है कि एक्टिंग मेरा प्यार है, इसी के जरिए मैं लोगों के दिल में बसा हूँ। असल में एक्टिंग के बहाने सुंदर राजा जोशी से दूरी बना रहा था, और ये इंटरव्यू जोशी टीवी पर देख रहा था। इसके बाद गौरी मुराद से मिलने आता है और सोम पूछता है कि आजकल रानी क्या कर रही है। इस पर गौरी बताता है कि रानी अलायंस ढूंढ रही है जोशी को कुर्सी से हटाने के लिए। तब मुराद कहता है कि वो कर भी क्या लेगी, लेकिन गौरी कहता है कि हमने बिहार में उसे कम समझने की गलती की थी, तो रानी ने कुछ को जेल में पहुंचा दिया और कुछ की जान ले ली, इसलिए हम कहते हैं कि रानी को कम मत समझना, वो कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर मुराद भी हैरान था। इसके बाद हम रानी और जय को देखते हैं, जहाँ रानी कावेरी से कहती है कि तुम जय को अलायंस की फाइल दे दो, अब से ये मैटर जय देखेगा। ये सुनकर कावेरी फाइल तो दे देती है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है, और वो याद करती है कि मिश्रा जी ने सही कहा था कि रानी भारती अपने परिवार के आगे किसी की नहीं सुनती। जिसके बाद जय निकल जाता है कोलकाता माणिक सेन से अलायंस करने के लिए, और इसी तरह वो सुंदर राजा से भी मिलता है। यहाँ जय की बातों को सुनकर हम समझ पाते हैं कि वो भी राजनीति में काफी पक्का हो गया है, जिसने एक साथ सुंदर राजा और माणिक सेन से दोस्ती कर ली थी, और ये लोग मान गए थे रानी का साथ देने के लिए। इधर गायत्री पर जोशी का फोन आता है, जो कहता है कि नचिकेत से कहो जिस कंपनी स्कायरॉन से वो चेन्नई में डील करने वाला है उसे रोक दे। तब ये बात गायत्री अपने बेटे से कहती है, और नचिकेत भड़क जाता है, क्योंकि इससे नचिकेत का करियर और ऊंचाई पर जा सकता था, पर अब वो होगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज सुंदर राजा और माणिक सेन के साथ मिलकर रानी भारती अपनी अलायंस की पार्टी का नाम रखती है और अनाउंस करती है कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तभी वहाँ पर सुंदर राजा का आदमी आकर कुछ बताता है, और सुंदर राजा बिना कुछ बोले चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि जोशी ने सुंदर राजा की बीवी के न्यूज चैनल पर रेड पड़वा दी है, जिसका कनेक्शन विदेशी कंपनी स्कायरॉन से बताया जा रहा है, और सुंदर राजा की बेटी और बीवी पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने स्कायरॉन को इंडिया में लाने के लिए 200 करोड़ रुपए खाए हैं, इसलिए ईडी वाले उन्हें ले जा लेते हैं। तब सुंदर राजा जोशी को फोन करता है कि मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ, लेकिन जोशी कहता है कि कुर्सी के लिए मुझे ये सब करना होगा, इसलिए वो शर्त रखता है कि मेरी साइड आ जाओ, वरना तुम्हारी बीवी और बेटी को सीधा इस इल्जाम में तिहाड़ जेल में डलवा दूंगा। जो सुनकर सुंदर राजा उसकी बात मान जाता है। फिर जाते समय सुंदर राजा मीडिया में भी कह देता है कि मैं तो बस रानी जी से मिलने आया था, हमारी कोई सरकार नहीं बन रही। ये सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं और जोशी खुश हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम जय को अदिति के साथ देखते हैं, जो घूमने आए थे, और अदिति आज जय को प्रपोज कर देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जय भी कहता है कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। इधर कावेरी को आज मुराद मिलने के लिए बुलाता है, और वो कावेरी से रानी की बुराई करने लगता है कि रानी ने इस बार भी जय को तुम्हारी जगह दे दी, वो हमेशा अपने परिवार को आगे रखती है। फिर मुराद कावेरी को ऑफर देता है कि तुम कोयम्बतूर से चुनाव लड़ो, वो भी हमारी पार्टी से, पर कावेरी मना कर देती है। जिसके बाद हम गौरी को देखते हैं, जो रानी से मिलने आया था, और वो बताता है कि कावेरी को मुराद ने अपनी पार्टी में आने का मौका दिया है, पर उसने अभी तक हाँ या ना कुछ नहीं कहा, कहीं वो गेम तो नहीं खेल रही। फिर गौरी आगे रानी को भड़काने के लिए कहता है कि कावेरी तो ये भी कह रही थी कि रानी सिर्फ अपनी चलाती है, इसलिए मैं खुद के दम पर कुछ करना चाहती हूँ। जो सुनकर रानी और भड़क गई थी, और वो गौरी की चाल नहीं समझ पाती। जिसके बाद वहाँ रोशनी आती है, और वो गौरी की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देती है, लेकिन गौरी कहता है कि इसका बदला तो मैं ले ही लूंगा। इधर जय आज अदिति के पापा बाल मुकुंद से मिलने आता है, और उनसे अदिति से शादी की बात करता है। तब बाल मुकुंद कहता है कि मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो, क्योंकि ना तो तुम बिहार के सीएम बन पाए और ना ही अपने भाई की तरह विदेश जाकर पढ़ाई कर पाए, तो बताओ तुम में क्या टैलेंट है। फिर आगे बाल मुकुंद कहता है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से सिर्फ एक शर्त पर कराऊंगा, और वो शर्त मैं रानी भारती से बताऊंगा, तुम अभी जा सकते हो। ये सुनकर जय चला जाता है। जिसके बाद यहाँ मिश्रा जी से मिलने गौरी आता है, और वो यहाँ आकर मिश्रा जी को भी भड़का देता है कि आपको तो सब लोग रानी का कुत्ता कहते हैं, जो सुनकर मिश्रा जी को भी अच्छा नहीं लगता। इधर इस कारण कंपनी का मालिक नचिकेत को धमकी देता है कि मेरी कंपनी का काफी पैसा तुमने डुबा दिया, अब कंपनी इंडिया में नहीं खुली तो तुम पर केस कर दूंगा, जिससे नचिकेत भड़क जाता है। इसके बाद हम जोशी को देखते हैं, जो आज पूरे शरीर पर मुल्तानी मिट्टी लगाए बैठा था ताकि वो टीवी पर अच्छा लगे। फिर गायत्री यहाँ कहती है कि रानी का बेटा अब बाल मुकुंद की बेटी से शादी करने वाला है, जिससे डायरेक्ट फायदा रानी को होगा, इसलिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं
कि जय की शादी तय हो चुकी है और आज उसी का सेलिब्रेशन चल रहा था। फिर उसी रात अदिति और जय की सगाई होती है और कई बड़े बड़े लोग वहाँ आए थे। तब मिश्रा जी यहाँ रोशनी से कहते हैं कि तुम्हें पता है रानी जी ने बाल मुकुंद की एक शर्त मानी है, तभी ये शादी हो पाएगी, और वो यह है कि अब की बार बिहार का सीएम जय बनेगा। ये जानकर तो रोशनी के होश उड़ जाते हैं। साथ ही मिश्रा जी कहते हैं कि ये बाल मुकुंद भी कब किसकी साइड हो जाए किसी को नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि जय सीएम बने, इसके लिए मैं सारा दम लगा दूंगा। फिर थोड़ी देर में वहाँ सीडी वाले आते हैं और बताते हैं कि जय के ऊपर कोल माइनिंग के घपले का आरोप लगा है, इसलिए वो जय को उसी की सगाई से उठा ले जाते हैं और इन्हें भी जोशी ने भेजा था। वही जोशी आज अनाउंस कर देता है कि मेरी सरकार भंग होने के कारण अब दोबारा से चुनाव होने वाले हैं, जो जानकर सारे लोग खुश थे, लेकिन रानी की हालत खराब थी। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में सीडी वाले जय को अपने ऑफिस लाते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, पर जय कहता है कि उस कंपनी से ऋषि काम करता था, मैं नहीं, और मेरी उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है। इसके आगे जय कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि ये सब जोशी करवा रहा है। तब वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी कंपनी ने खोइचा बैंक से ही 35 करोड़ का लोन लिया था, जो तुम्हारी माँ ने ओपन किया है, यानी एक तरह से जोशी इन सबको फंसाने वाला है। इधर बाल मुकुंद मुराद से बात करने आता है कि जय को छुड़वा दीजिए, पर मुराद कहता है कि सीडी वालों के काम में हम टांग नहीं अड़ा सकते। अगर जय कह देता है कि इस काम में उसका हाथ नहीं है, ये सब उसकी माँ या बहन ने कराया है, तो हम उसे छुड़वा देंगे। ये सुनकर बाल मुकुंद चला जाता है। इधर रानी भी यही सोच रही थी कि पहले जोशी की सरकार ने ऋषि को कोल माइन का दाना डाला और उसमें ऋषि ने जय को भी खींच लिया, इसलिए आज उसका ये हाल है। फिर यहाँ जय को कोर्ट में पेश किया जाता है और सबूत को देखकर जज जय को 14 दिन की कस्टडी का ऑर्डर दे देते हैं ताकि वो जय से सब कुछ चुगलवा सके। वहीं यहाँ रानी से मिलने सुंदर राजा की बीवी और बेटी आते हैं, जिनकी कंपनी पर जोशी ने इल्जाम लगवाया था, और वो रानी को कई सारे ऐसे सबूत देते हैं जिसमें प्रूव हो जाए कि नचिकेत जोशी का कुछ लगता है। इसलिए नचिकेत ने विदेश की कंपनी स्कायरॉन से सुंदर राजा की बीवी की डील कराई थी। साथ ही सुंदर राजा की बीवी बताती है कि सुंदर राजा ने ही हमें यहाँ भेजा है ताकि आप जोशी को मजा चखा सकें, क्योंकि उसने हम सबको परेशान कर रखा है। अब रानी और रोशनी इस बारे में सोचने लगते हैं कि नचिकेत का स्कायरॉन से कैसे कनेक्शन बैठाया जाए, और ये जोशी नचिकेत का इतना खास क्या है जो वो हर बड़ी डील में नचिकेत को ले आता है। तब ये लोग सूर्या की मदद लेते हैं नचिकेत और स्कायरॉन कंपनी का कनेक्शन ढूंढने के लिए, और सूर्या हैकिंग की मदद से बता देता है कि नचिकेत ने काफी मोटा पैसा खाया है स्कायरॉन को इंडिया लाने के लिए। फिर ये सारे प्रूफ रोशनी कई सारे स्टेट के सीएम तक पहुंचा देती है ताकि हर कोई जोशी से सवाल कर सके, क्योंकि जोशी का इसमें नाम था। वही जोशी अपनी जीत के लिए लोगों को भाषण देने में बिजी था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएगा। फिर यहाँ नचिकेत स्कायरॉन कंपनी के मालिक से मिलने आता है और बताता है कि आपकी कंपनी बंद नहीं हुई है, बस आपको अपने नाम से कंपनी चेन्नई में ओपन करनी होगी, ऐसा पीएम जोशी ने कहा है। ये सुनकर स्कायरॉन का मालिक एंडरसन खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोशी को गायत्री फोन करके बताती है कि आपके कारण नचिकेत की फिर से स्कायरॉन से डील हो गई। इसी खुशी में गायत्री पहली बार जोशी से मिलने पीएम हाउस में आने की बात कहती है, जो सुनकर जोशी खुश हो जाता है। इधर मुराद सीएडी ऑफिस आता है और वो ऑफिसर से कहता है कि इस जय का मुंह खुलवाओ और अब इसे खाना पानी कुछ मत देना, जब ये तड़पेगा तभी सच बताएगा। असल में ये लोग रानी को गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहाँ सोम से जोशी कहता है कि आज मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और पीएम ऑफिस को सजाओ क्योंकि गायत्री आ रही है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि रानी भारती ने मीडिया बुलाई है, और हम देखते हैं कि आज रानी मीडिया में बता देती है कि जोशी ने नचिकेत नाम के लड़के के साथ मिलकर स्कायरॉन कंपनी से पैसे खाए हैं। साथ ही वो ये प्रूफ भी दिखाती है, और इस तरह से कई सारे राज्य के लीडर मीडिया के सामने जोशी से सवाल पूछने लगते हैं। एक तरह से जोशी खतरे में आ गया था, जो देखकर गायत्री भी हैरान थी। इसके बाद रात को जोशी पर रानी का फोन आता है, जो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपका और गायत्री का क्या रिश्ता है, लेकिन मैंने ये बात मीडिया में नहीं बताई, पर अगर मेरा बेटा जेल से वापस नहीं आया तो दुनिया आपका रिश्ता जान जाएगी। ये सुनकर जोशी तुरंत जेल से जय को निकलवा देता है, जिसके बाद जय को देखकर रानी की जान में जान आती है। इधर मिश्रा जी देखते हैं कि जय ने ऋषि को खोइचा बैंक से लोन दिलवाने के लिए कई लेटर लिखे थे। तब वो कावेरी से कहते हैं कि रानी से ये बताऊंगा तो वो मानेगी नहीं, हमें अपनी पार्टी से बात करनी चाहिए इस बारे में। फिर इसके बाद रानी आज मीटिंग रखती है और बताती है कि पटना से इस बार जय चुनाव लड़ेगा। तब मिश्रा जी कहते हैं कि पटना से तो कावेरी चुनाव लड़ती थी, लेकिन रानी कहते हैं कि कावेरी बेगूसराय से लड़ेगी क्योंकि कावेरी अब फेमस है और वो बेगूसराय से जीत जाएगी। मैं यहाँ से जय को लड़वाऊंगी ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। ये सुनकर कावेरी समझ गई थी कि उसके बोलने का कुछ फायदा नहीं है, और वो
ये भी जानती है कि बेगूसराय में रानी की पार्टी हर बार हारती है। इधर जय गौरी को मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि मुझे बताओ ये गायत्री और जोशी का क्या रिश्ता है। तब गौरी बताता है कि जोशी गायत्री के गुरु की बीवी थी, जिससे जोशी को प्यार हो गया और नचिकेत जोशी की नाजायज औलाद है। फिर जब जोशी के गुरु की मौत हुई तो गायत्री जोशी की हमेशा के लिए हो गई, पर दुनिया की नजरों में जोशी ब्रह्मचारी है। फिर अगले दिन ये सारी बातें जय रैली में सबको बताता है कि जोशी कितना बड़ा गेम खेल रहा है और उसने नाजायज रिश्ता चला रखा है। ये सुनकर जोशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इसने पूरी दुनिया को ये सच बता दिया। वहीं जोशी के लोग इस पूरे भाषण को सब जगह से हटाने की कोशिश कर रहे थे। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें चुनाव के फैसले का दिन दिखाते हैं, जहां सब लोग सोच रहे थे कि किसकी सरकार बनेगी। फिर बताया जाता है कि जोशी की सरकार आगे तो है, पर उन्हें कुर्सी हासिल करने के लिए 40 सीटों की और जरूरत है। ये सुनकर रानी खुश हो जाती है कि अब हम चाहेंगे तो कुर्सी हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद सारे राज्यों के लीडर को बुलाकर मीटिंग बैठाई जाती है और ये लोग सोचने लगते हैं कि हम औरों से सपोर्ट लेकर सरकार बनाएं या फिर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनकर बैठ जाएं। तब यहाँ आधे लोग सरकार बनाने की बात करते हैं, पर रानी जानती थी कि अगर ऐसे सरकार बनाएंगे तो वो कभी भी गिर सकती है। फिर हम कावेरी को मुराद के साथ देखते हैं, जहाँ मुराद अभी भी उसे रानी के खिलाफ भड़का रहा था। वहीं यहाँ मिश्रा जी को गौरी भड़काने में लगा था और ये लोग भी अब इनकी बातों में आ गए थे, क्योंकि मिश्रा जी तो चाहते ही नहीं थे कि जय सीएम बने। इधर रोशनी अपनी माँ से कहती है कि बिहार आप जय को दे दो, लेकिन रानी कहते कि बिहार तो तुम ही संभालोगी। उस समय बस हमने ऐसे ही वादा कर दिया था, लेकिन जय दिल्ली संभालेगा। इसलिए रानी जय को सुंदर राजा और माणिक सेन से सपोर्ट लेने भेज देती है ताकि इनकी सरकार सेंटर में आ जाए। तब जय भी ऐसा ही करता है और वो सुंदर राजा से जाकर डील करता है कि रानी भारती पीएम बनेंगी और आपको डिप्टी पीएम की पोस्ट मिलेगी। जिस पर सुंदर राजा कहता है कि ठीक है, मेरे 39 MP है, हर किसी को 20 करोड़ रुपए पहुंचा दो, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। तब जय भी इसके लिए मान जाता है। इधर सोम बताता है कि जय सुंदर राजा से मिलने गया है, तो जोशी भी कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद यहाँ जय रानी को फोन करता है और कहता है कि आप पीएम बनने की तैयारी करो, मैंने सुंदर राजा से डील कर ली है। इससे रानी खुश हो जाती है। असल में जय पैसों का इंतजाम करने के लिए निकला था। फिर वो सीधा ऋषि से मिलता है और कहता है कि पैसों का क्या हुआ। तो ऋषि कहता है कितना सारा पैसा अवेलेबल नहीं हो पा रहा। इस पर जय भड़क जाता है कि मैंने तुम्हें 1000 करोड़ रुपए कमा कर दिए हैं और तुम 350 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे। तो ऋषि कहता है कि सरकार ने आपके चक्कर में मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। और वो बंदूक निकाल कर खुद को मारने वाला होता है। तभी जय उससे बंदूक छीनता है और हाथापाई में गोली चल जाती है, जो सुनकर गार्ड अंदर की ओर भागते हैं। इधर रानी जय का इंतजार कर रही थी ताकि वो अपनी बहुमत दिखा के पीएम की दावेदारी ले सके। पर तभी रोशनी पर एक फोन आता है और मालूम पड़ता है कि सुंदर राजा और माणिक सेन ने जोशी से हाथ मिला लिया है, इसलिए जोशी फिर से पीएम बन गया। जो सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो पूछते कि जय कहाँ है, पर जय के बारे में किसी को नहीं पता था। फिर रानी अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने पहुंचती है, क्योंकि कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। और मालूम पड़ता है कि मिश्रा जी और कावेरी ने सबको अपनी साइड कर लिया है, क्योंकि अब कोई भी जय को बिहार का सीएम बनते देखना नहीं चाहता। हालांकि किसी को पता नहीं था कि रानी तो अभी भी रोशनी को ही सीएम बनाए रखना चाहती है। पर ये सब देखकर रानी खुद ही यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जोशी अपनी पीएम की शपथ लेता है और उसने कावेरी और बाल मुकुंद को भी पोजीशन दे दी थी ताकि वो उसी की पार्टी में रहें। वहीं पुलिस को बिल्डिंग में जय और ऋषि की लाश मिलती है, जो जानकर रानी फूट फूट कर रोती है और जय का ये लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं अपने भाई के लिए सूर्या भी इंडिया आ गया था और रानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। हालांकि पुलिस ने बताया कि ऋषि और जय में पैसों के चक्कर में लड़ाई हुई थी, जिसमें पहले ऋषि ने जय को गोली मारी और फिर खुद को भी शूट कर लिया। इसके बाद हम गौरी को देखते हैं, जो बिहार का नया गवर्नर बनकर आता है और पता चलता है कि इसने जोशी से हाथ मिलाकर रखा था ताकि ये रानी को बर्बाद करे और तभी उसे पावर मिल जाएगी। तब यहाँ तारकेश्वर आता है और कहता है कि अब आप नवीन कुमार को जेल से बाहर निकलवा दीजिए, क्योंकि पीएम जोशी ने वादा किया था। लेकिन गौरी कहता है कि अभी अभी तो मैं गवर्नर बना हूँ, अगर मैं आते ही उसे बाहर निकलवा दूंगा तो मुझ पर सवाल उठेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर तारकेश्वर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि गौरी कुछ भी कर सकता है। वहीं हमें बता दे कि रोशनी को भी जेल हो गई है, क्योंकि खोइंचा बैंक में जो 35 करोड़ का गबन हुआ था, उसमें जय का नाम हटाकर रोशनी का नाम डाल दिया गया है, जिसके कारण अब मिश्रा जी को सीएम बना दिया जाता है। वहीं अब जोशी भी पीएम बनने के बाद गायत्री से शादी कर लेता है और उसे पीएम हाउस में लाता है। जिसके बाद आज रोशनी से जेल में मिलने सूर्य आता है और बताता है कि दीदी मैं लंदन वापस जा रहा हूँ, यहाँ इंडिया में सब बर्बाद हो चुका है। तब रोशनी भी कहते कि तुम जाओ, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, हम यहाँ सब देख लेंगे। जिसके बाद
बाद यहाँ से सूर्या जब जाने लगता है तभी वहाँ पर अदिति उससे मिलने आती है। फिर यहाँ से सूर्या अपनी माँ से आकर मिलता है और कहता है कि माँ मैं अब नहीं जाने वाला। ये सुनकर तो रानी खुश हो जाती है और अपने बेटे को मुखिया की पगड़ी पहनाती है। फिर रानी को बुलाकर सूर्या जय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि अदिति मिली थी जिसने बताया कि भैया का खून ऋषि ने नहीं किया बल्कि उन्हें प्लानिंग के साथ मारा गया है, इसलिए उनके शरीर पर अलग अलग जगह चोट के निशान थे। लेकिन ये रिपोर्ट किसी ने बाहर आने नहीं दी और बाद में अदिति ने अपने सोर्स की मदद से ये रिपोर्ट निकलवा कर दी है। ये जानकर रानी के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि आज गायत्री जोशी को लेकर रानी से मिलने आती है और वो जोशी से कहती है कि अब हम उससे मिलेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि तुमसे टकराने का क्या नुकसान होता है। फिर यहाँ रानी इन सबसे अच्छे से मिलती है और फिर बातों बातों में कहती है कि मेरे परिवार पर कुछ लोगों ने नजर डाली थी, इसलिए मैंने उन सबको मरवा दिया था और अब वादा है कि जिसने मेरे बेटे को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर गायत्री कहती है कि आपके बेटे को तो ऋषि ने मारा था ना, लेकिन वो तो मर गया। तब रानी कहते है कि नहीं, मेरे बेटे को किसी ने प्लानिंग से मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है मैंने, उसके शरीर पर सर से लेकर कमर तक घाव के निशान थे और उसको मारने से पहले बिजली के झटके दिए गए थे। ये सुनकर जोशी चौंक जाता है। फिर रानी जोशी को कहती है कि अब मुझे सरकार नहीं बनानी, बस जय की मौत का बदला लेना है और अगर आपका हाथ इस मर्डर में हुआ ना तो आपका हाल भी जैसे भी बदतर करूंगी। ये सुनकर गायत्री जोशी को ले जा लेती है और जोशी भी डर गया था। फिर जोशी जाते हुए गायत्री से कहता है कि जय के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो जय को मरवा सकते थे। पहले थे बाल मुकुंद, दूसरे थे मिश्रा जी और तीसरे थे गौरी बाबू। यहीं पर सीजन 4 खत्म होता है। दोस्तों अब सीजन 5 में पता चलेगा कि आखिर जय का खूनी कौन है और रानी उससे कैसे बदला लेगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताना और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।